के दीवारों के साथ जो इस सुंदर शाम में जुटी हुई मेरी ऐतिहासिक परिवार के सदस्यों को मेरा झुककर प्रणाम नमस्कार। आज हमने कई वक्ताओं की बात सुनी। राष्ट्र स्तर की बात सुनी, स्थानीय स्तर की बात सुनी, पर आज मैं आपको एक सफर की बात सुनाना चाहता हूं। एक सफर जिस पथ पर इस देश के प्रधान सेवक आपके और हमारे प्रधानमंत्री ने बाल अवस्था में संकल्प लिया था अपने पूरे जीवन को भारत माता के चरणों में समर्पित कर। सेवा भाव के सोच के आधार पर, सेवा भाव की दृष्टिकोण के आधार पर, सेवा भाव की संकल्प के आधार पर यह प्रण लिया था कि जीवन की आखिरी सांस तक हर शोषित, पीड़ित, वंचित व्यक्ति की सेवा इस देश में वो करके ही चैन की सांस लेंगे। और जिस तरीके से हमारा शिल्पकार होता, हमारा प्रजापति समाज, हमारा विश्वकर्मा समाज, जो पत्थर के अंदर, मिट्टी के अंदर और लोहे के अंदर जीवन लाने की क्षमता रखते हैं, वैसे ही किसी भी देश के सफर में एक शिल्पकार की जरूरत होती है। किसी भी देश के पथ, किसी भी देश के आकार और किसी भी देश की दिशा को तय करने के लिए मेरे भाइयों और बहनों सदियां लग जाती हैं, सदियां लग जाती हैं, पीढ़ियां निकल जाती हैं। लेकिन आज भारतीय होने के नाते केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, लेकिन आज एक भारतीय होने के नाते हम गर्व से कह सकते हैं कि पिछले 9 साल के सफर में भारत ने जमीन से आसमान तक अंतर कर चुका। भारत का एक जमाना था, भारत का एक इतिहास था, भारत की एक स्थान थी। एक जमाना था जब भारत विश्व को कमांड करता था। एक जमाना था जब भारत विश्व का नेतृत्व करता था। 1820 में 200 वर्ष पूर्व आपको भी आश्चर्य होगा ये सुनते हुए कि हमारी भारत की माटी की आबादी की क्षमता के आधार पर विश्व के घरेलू उत्पादन के दर की 18% भाग भारत
योगदान देते थे। आजादी के 70 साल में वो 18% का योगदान, वो 18% भारत का भाग गिरते 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 2.5% तक सीमित हुआ। और जो भारत का अस्तित्व था, भारत का मान था, भारत का सम्मान था, एक जमाना विश्व में मसाले निकलते थे तो मेरे भारत की माटी से मेरे अन्नदाता के उगाए हुए मसाले निकलते थे। विश्व के भारत का कपड़ा का उद्योग था, भारत का कपड़ा का उद्योग था। विश्व की तकनीक और इमारत बनती थी तो भारत के द्वारा बनाई जाती। पर 70 साल आजादी के समय में 60 वर्ष भारत की पहचान क्या बन गई? भारत की पहचान बन गई कि तकनीक और टेक्नोलॉजी के उपयोग में आखिरी श्रेणी में था। विकसित देशों के शागिर्द के रूप में भारत सीमावर्ती इलाके पर जब विदेशी ताकत मुखर होकर आती थी तो एक झुकता हुआ भारत, और भारत के अंदर भारत के सरकार के नेताओं का भ्रष्टाचार का बोला चलता था। और आज जब हम देखते हैं, ऐसा तजुर्बा लगता है कि भारत एक नई भारत का निर्माण हुआ है। और आज मेरे भाइयों बहनों, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज स्थिति ये उत्पन्न हो चुकी है कि विश्व का भरोसा भारत पर है और भारत का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर है। और देखो क्या परिवर्तन, उल्लास अलग अलग तरीके की हो सकती है, पर मन में ऊर्जा है और ऊर्जा का उल्लास की आवाज होने सुना। आज वर्तमान में वातावरण देखो, अभी प्रधानमंत्री जी मिस्र गए थे और मिस्र देश का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए और जब अमेरिका में उनका प्रवास हुआ, उनका दौरा हुआ, तो पूरी अमेरिका ऐसा लग रहा था कि पूरी अमेरिका ही मोदीमय हो चुकी है। अमेरिका के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में अमेरिका के सांसद बैठ के ताली नहीं बजा रहे थे, उठकर अभिवादन कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। और पपुआ न्यू गिनी में गए तो उस देश के राष्ट्रपति जब विमानतल पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री जी के पैर छूकर उन्होंने सम्मान किया। और जब ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, भारत देश की जनता को नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जनता को भरी सभागृह में 25,000 जनता, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, मोदी इज द बॉस। तो आज ये सम्मान की स्थिति इस भारत देश की हुई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ जनता की सम्मान। आज विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है और उसके पीछे कारण
कारण है ये 9 सालों की सफर। मैं मानता हूं कि भारत के 4 मुख्य स्तंभ हैं, जिस स्तंभों के आधार पर इस भारत का नवनिर्माण हो पाएगा। हमारा पहला स्तंभ है हमारे देश का गरीब। जब गरीब का उत्थान होगा, जब गरीब को मुख्यधारा के साथ हम जोड़ेंगे, तब भारत एक पावर हाउस के रूप में विश्व पटल पर उजागर होगा। और जिस भारत देश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफी है, जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एक जमाने में कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूं, लेकिन केवल 15 रुपया आपके हाथ में पहुंचता है। ये राज सालों साल भारत की गरीब और क्षेत्र की जनता सुनते हुए आती है। सही है कि नहीं, बताओ मुझे। सही है कि नहीं, बताओ मुझे। 9 साल में मेरे भाई और बहनों 50 करोड़ जन धन के अकाउंट बनाकर यूपीआई के द्वारा इस डब्बे के आधार पर, इस डब्बे की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के आधार पर जो आपके और दिल्ली के बीच में भ्रष्टाचारी खड़े रहते थे, बिचौली लोग खड़े रहते थे, जो 100 रुपए में से 85 रुपए इन सबको मिटाने का काम प्रधानमंत्री ने। आज दिल्ली से जब योजना की बटन दबती है तो कोई भ्रष्टाचारी बीच में नहीं आ सकता, कोई बिचौली बीच में नहीं आ सकता। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उंगली की करंट है, वो करंट सीधे पैसे को आपके खाते में लाकर आपकी सुविधा के लिए अर्जित कर देती। और अगर कोई बिचौली, अगर कोई भ्रष्टाचारी बीच में आने का हिम्मत करे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि ना खाऊंगा। अरे बोलो मेरे साथ, ना खाऊंगा। वो करंट उन बिचौली और भ्रष्टाचारियों को न चाहती। आज असंभव कार्य संभव करके दिखाया। एक जमाना होता था जहां मेरे देश के वासियों के पास अपने सिर के ऊपर घर नहीं होता था। ऐसे टारपोलिन के आधार पर अपनी जीवन का ज्ञापन करते थे। 9 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ घर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बने हैं। हर व्यक्ति के पास छत हो, हर महिला के पास छत हो, हर युवा के पास छत हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। हमारी सोच और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की सोच, एकात्म मानववाद की सोच, और उसी सोच के साथ क्या कल्पना कर सकते हो कि 2013-2014 के भारत देश में लोगों के पास इज्जत घर भी नहीं थे, शौचालय भी नहीं थे। 9 वर्षों में आज एक भी देश का वासी नहीं है, चाहे उड़ीसा में हो, तमिलनाडु में हो, ग्वालियर में हो या जम्मू कश्मीर या असम में हो, हर एक व्यक्ति को अपना इज्जत घर, अपने मान सम्मान के आधार पर 12 करोड़ शौचालय बनाकर छोड़ा है 9 वर्ष में। वो जमाना होता मैंने देखा जब रात में
में मैं दौरा करता था, रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मेरी महिलाएं हाथ में नोटा लेकर गांव के बाहर जाती थी रात के अंधेरे में। आज उन महिलाओं को सुरक्षा अगर किसी ने दिया है, आज उन महिलाओं को इज्जत किसी ने दिया है, तो वो सुरक्षा और इज्जत नरेंद्र मोदी जी ने। मेरी महिलाएं तो ताली बजा रही हैं, मेरे पुरुषों को कंजूसी की हो रही है। तालियों की दरकार। जहां जंगल की मैंने बात की, जहां मैंने छत की बात की, जहां मैंने शौचालय की बात की, इस देश में मेरा गरीब दर दर के ठोकरे खाता था। भगवान न करे, लेकिन मेरे देश का गरीब अगर बीमार हो जाता था, देखभाल करने के लिए कोई नहीं, स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए कोई नहीं। एक प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड के आधार पर हर एक गरीब को 5 लाख तक का राशि देने का निर्णय लिया। मेरे भाइयों, 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड, अमेरिका और रूस की आबादी जोड़ लो, दोनों देशों की आबादी भी जोड़ लो, उससे ज्यादा आयुष्मान कार्ड आज भारत माता में एक एक गरीब के हाथ में है। 9,500 जन औषधि केंद्र देश के शहरों के कोने कोने में है, जहां सस्ते दाम पे आपको दवाई मिलता है। मिलता कि नहीं? अगर मिलता है तो हाथ उठा के मुझे बताओ। तो आज दवाई आपको मिलती है, स्वास्थ्य की सुविधा आपको मिलती है। अभी ग्वालियर के अस्पताल में हम लोग लोकार्पण करने गए तो हमें बताया गया कि 15,000 लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सेवा का सुलभ सुविधा लिया। और उसी के साथ साथ जब कोरोना काल आया, एक एक देश में घबराहट हुई, लेकिन भारत में ही एक ऐसा प्रधान सेवक था जिसने कहा अगर प्रकृति ने चुनौती दी है तो उस चुनौती को अवसर में बदल के हम रखेंगे। भारत 70 साल में कोई वैक्सीन की आविष्कार नहीं हुई थी। 70 साल में इस कुर्ते को ऐसे रखकर, झोली लगाकर हम लोग देश देश में जाते थे, वैक्सीन, बीसीजी, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हमें दे दीजिए। आज वही भारत माता की माटी में एक वैक्सीन नहीं, लेकिन 2-2 वैक्सीनों का आविष्कार हुआ। आज सब लोगों को 2-2 या 3-3 टीके लगे कि नहीं? अगर लगे तो आप उठाओ। और अगर आपके जीवन को सुरक्षित किया तो किसने किया? पीछे से किसने किया? देश में 220 करोड़ टीके लगे। और कितने पैसे लगे? कितने पैसे लगे? अब जहां सेवा पथ पे व्यक्ति चला है, जहां राजपथ को कर्तव्य पथ में परिवर्तित कर दिया, एक भावना उत्पन्न करने के लिए एक भारतवासी में कि जितना तुम्हारा कद बढ़ेगा उतना ज्यादा झुक के गरीब जनता की सेवा करने की एक अभिलाषा बनाता हूं। जय भारत माता की, भारत माता की। एक तरफ 220 करोड़ वैक्सीन गरीब जन को लग रही थी, दूसरे तरफ कांग्रेस और विपक्षी दलों में जलन पड़ रही है। कहा कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, कहा कि ये वैक्सीन में मांस है। और देखना मेरे भाई और बहनों, 2 महीने बाद तो इतनी फिक्र हो गई कि अस्पताल के लाइन में वही नेता लोग लगकर ठका ठक ठका ठक वैक्सीन
भारत को भीख मांगना पड़ता था इंजेक्शन के लिए, जिस भारत को भीख मांगना पड़ता था दवाई के लिए, वही भारत वासुदेव कुटुंबकम की सोच के आधार पर 100 देशों तक नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन का निर्यात किया ताकि जनता पूरे विश्व की जान बच पाए। आज भारत मातृ शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उठी, क्योंकि मां ही लोगों की जान बचाती है और वही मेरी भारत माता है जो विश्व की दोनों की जान बचाती है। और ये संभव हो पाया है क्यों? क्योंकि मोदी है। अरे मोदी है, अरे मोदी है, अरे मोदी है। यूक्रेन में युद्ध हुआ, रूस और यूक्रेन के बीच हमारे 25,000 बच्चे अटक गए। हर मां बाप को चिंता, और सबसे ज्यादा चिंता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने 4 कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया जिसमें मैं उपस्थित था, और हमको सत्तादेश दिया, आप लोग जाओगे एक-एक पड़ोसी देश में और आप वापस नहीं आओगे जब तक आखिरी बच्चे को सुरक्षित मेरे देश में वापस नहीं आओगे। कभी देखा है भारत का ये स्वरूप? विश्व में कई युद्ध हमारे लोग अटके हुए, हम लोग दूसरे देशों से भीख मांगते थे। आज दूसरे देश के लोग हमारे 90 विमान में बैठ के भारत वापस आए हैं। हम नेपाली लोग को वापस लाए, हम बांग्लादेशी लोग को वापस लाए, हम अफ्रीका के लोगों को वापस लाए। एक एक व्यक्ति को सुरक्षित वापस लाने का कार्य हमारे नागर विमान क्षेत्र की कंपनी और वायुसेना ने मिलकर की। 90 भारत के विमान गए। चीन के कितने विमान, पाकिस्तान के कितने विमान, भारत के 90 विमान। ये भारत की स्थिति। तो जहां गरीबों का उत्थान, वहीं महिलाओं का उत्थान। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा नेता आएगा इस देश में जो मातृशक्ति को उभारने का एक संकल्प ले। जिस क्षेत्र में 50% आबादी इस देश में अगर विश्व गुरु भारत बनना चाहता है, तो मैं क्षमा चाहता हूं, बुरा मत मानना, आपके और हमारे द्वारा नहीं हो पाएगा। हमारी माता हमारी घर चलाती है, गृहस्थी चलाती है। जो माता और बहन घर चला सकती है, वो माता और बहन गांव चला सकती है, शहर चला सकती है, प्रदेश चला सकती है और देश की प्रगति में योगदान दे सकती है। और ये मेरी बहन, ये मेरी माता रोज दिन प्रतिदिन रसोई घर में बैठकर आपके लिए और मेरे लिए रोटी बेल कर खाना बनाने का कार्य 21वीं सदी के भारत में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी लकड़ी और गोबर का इस्तेमाल करके रसोई में खाना पकाने का कार्य करती थी। एक ही भाई, एक ही बेटा। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने इनकी चिंता की और पिछले 9 वर्षों में 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, के गैस के कनेक्शन इनके घर घर में पहुंचाने का कार्य। एक एक दिन में जब लकड़ी से खाना बनाया जाता है, गोबर से खाना बनाया जाता है, 100 सिगरेटों का धुआं इनके फेफड़ों में जाता है। किसी कांग्रेस के नेता ने चिंता नहीं किया, किसी विपक्षी दल के नेता ने नहीं चिंता किया। अगर चिंता किया तो केवल एक नरेंद्र मोदी जी ने
और जहां नरेंद्र मोदी जी केंद्र में चिंता कर रहे हैं, वही शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में चिंता कर रहे हैं। घर में जब बच्ची पैदा होती थी, ये सोच, ये विचारधारा, ये अजीब प्रवृत्ति देशवासियों के दिमाग में कि बच्ची बोझ है, उस प्रवृत्ति को बदलने के लिए शिवराज सिंह जी ने संकल्प किया कि लाडली लक्ष्मी योजना की स्वीकृति और शुरुआत की जाएगी कि जिस दिन बच्ची का पैदाइश होगा घर के अंदर, वो बच्ची बोझ नहीं लखपति बनेगी। देखो फिर महिलाएं तालियां बजा रही है, क्या हो रहा है इतनी कंजूसी पुरुषों के द्वारा क्यों? अम्मा अगर तालियां मेरी अम्माओं के लिए, मेरी महिलाओं के लिए, ये सोच और विचारधारा, ये मानसिक प्रवृत्ति बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है। और अब लाडली बहना योजना कि हर महिला के खाते में डायरेक्ट बटन दबाया, बिजली का करंट सीधा खाते में, कोई छोटी भ्रष्टाचारी नहीं, 1000 रुपया प्रति माह इनके खाते में। अगले बार कुछ हल करना है ना, तो मेरी अम्मा के पास जाके पैसा लेना। तैयार हो? अरे तालियां बजाओ मेरी महिलाओं के लिए। और देखो क्या जलन और हड़कंप, शिवराज सिंह जी ने 1000 रुपए कह दिया, बड़े भाई जो बैठे हुए हैं वो खुजली आ गई। नारी सम्मान योजना 1500, अरे हमारे शिवराज सिंह जी तो इक्के हैं, घोषणा नहीं, उन्होंने संकल्प ले लिया 1000 रुपए जून 10 तक, जून 10 से हर महीना 10 तारीख को मेरी महिलाओं के खाते में, और धीरे धीरे करके इसे 1500 से 2000 से 3000 ले जाने का संकल्प शिवराज सिंह जी ने। अब इनकी बोलती बंद। जहां महिलाओं एक स्तंभ है, हमारा गरीब एक स्तंभ है, वहां युवाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य भी देश में किया जाता है। आज जिस देश में केवल 16 IIT होते थे, आज 23 IIT हैं। 9 वर्षों में 400 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं, नए आयाम खोले गए हैं। और मध्य प्रदेश में पढ़ाई करो और कमाओ योजना की शुरुआत बीजेपी की सरकार ने की है, जहां नौजवानों के खाते में 8000 से 10000 रुपए प्रति माह नौकरी के आधार पर दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों को देने में 10 लाख नौकरियां 1 साल में लेने का संकल्प किया है। हर माह आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75,000 नौकरियां केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाती है। और चौथा स्तंभ हमारे अधोसंरचना। आज रेल को देखो, 400 वंदे भारत ट्रेन का कल्पना किया है। मैंने अश्विनी वैष्णव जी और प्रधानमंत्री जी से मांग की थी कि पहले किस्त में मेरे ग्वालियर का वंदे भारत का ट्रेन मिलना चाहिए। 2 महीने पूर्व ग्वालियर का वंदे भारत ट्रेन हमको मिल गया। परसों हम भोपाल में थे, भोपाल से इंदौर का वंदे भारत ट्रेन, भोपाल से जबलपुर का वंदे भारत ट्रेन। सड़कों की बात करो तो गडकरी जी तो उस विभाग के जादूगर हैं। जो कांग्रेस के जमाने में 12 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनता था, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनता है। मेरे भाइयों ने 5 गुना उस बजट को बढ़ा दिया है। और देश में 2013-14 में 53,000 किलोमीटर के हाईवे होते थे, आज 9 साल के अंदर 90,000 किलोमीटर के हाईवे बन चुके। और मेरा विभाग नागर विमान 2013-14 में 74 एयरपोर्ट होते थे, 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार उसको हमने डबल कर दिया है। 148 हवाई अड्डे आज पूरे देश में बन चुके हैं। तो आज एक प्रगति और विकास का युग है, एक युग है जिसमें
हम सब ने मिलकर शामिल करने का अथक प्रयास किया। ये पसीना टपकता है तो आपके लिए टपकता है। ये पसीना क्या, मेरे ग्वालियर चंबल को मेरे खून की जरूरत होगी तो वो खून आपके लिए ग्वालियर को आधुनिक माधव महाराज प्रथम ने बनाया था। जिस ग्वालियर में पानी की सप्लाई की योजना थी, जिस ग्वालियर में ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से श्योपुर, ग्वालियर से शिवपुरी की नैरो गेज की ट्रेन चलती थी, जिस ग्वालियर में देश के सारे बड़े औद्योगिकपतियों का पूर्ण रूप से उद्योग ग्वालियर में स्थापित हुआ था। वो नया ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज खुली थी, वो नया ग्वालियर का जेल आरोग्य अस्पताल बना था। उसी ग्वालियर की कल्पना मेरी दादी, मेरी आजम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया का था। वही ग्वालियर की कल्पना मेरे पूज्य पिताजी का था। और उस कल्पना को चाहे मेरी जान जाए और उसको साकार करके ही मैं रहूंगा। और आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी के नेता का संकल्प है भारत को राष्ट्रपटल पर स्थापित करने का, और स्थापित करने का केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं। आर्थिक प्रगति की दौड़ तो होती है, पर जब आर्थिक प्रगति की दौड़ में हम दौड़ भागते हैं, एक आत्मा की भी प्रगति होनी चाहिए। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में निखारना नहीं चाहते, लेकिन आर्थिक शक्ति के रूप में एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी निखारना चाहते हैं। कभी आपने और हमने कल्पना की थी मेरे सिर के पीछे भी आत्मा, कभी आपने और हमने कल्पना की थी कि भारत का योग संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा? कल्पना की थी? अरे बोलो, कभी कल्पना की थी? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। और ये वर्ष प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र के लॉर्ड में 130 देशों के प्रतिनिधिगण उनके साथ बैठकर योग की पूरी कल्पना कर। हमारा प्राचीन इतिहास, प्राचीन संस्कृति, काशी विश्वनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर महाकाल से लेकर दक्षिण भारत के एक एक मंदिरों तक लेकर, और आज उस संस्कृति को उजागर किया जा रहा है। और आने वाले जनवरी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। यह आपका सपना था कि नहीं? बोलो, था कि नहीं? आज साकार हो रहा है तो तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। अरे ऐसी तालियां होनी चाहिए जो साथ हमारे लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचे। ये ग्वालियर की ताली पहुंचनी चाहिए। आज ग्वालियर का भव्य रूप निखार रहा है। मेरे साथियों के साथ, मेरे मंच पर बैठे हुए एक मेरे साथी के साथ लंबा बड़ा परेशान करने वाला, फोन लो तो परेशानी, फोन न लो तो परेशानी। इस मंच पर बैठे हुए कई लोगों को मेरी आजी अम्मा के साथ इन्होंने कार्य किया। आज उनका पोता इनके साथ कार्य कर रहा है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। राजपथ से लोकपथ की श्रृंखला की शुरुआत की थी। राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी। योग
बोला विस्तारक। कहां गए विस्तारक जी? गोरखपुर के नाथ गुरु योगी आदित्यनाथ जी के पहले उनके साथ मिलकर एक जंग छेड़ा था मेरी दादी आजी अम्मा ने राम मंदिर की स्थापना की। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मेरे इन परिजनों के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला और हम ग्वालियर को बदल रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास रखो प्रधानमंत्री में, आप विश्वास रखो शिवराज सिंह जी में, आप विश्वास रखो ज्योतिरादित्य सिंधिया में, आप विश्वास रखो शेरवर्धन जी में। ये ग्वालियर की तस्वीर बदल रही है। 2.5 साल का कोरोना काल आया, सारी दुनिया स्तब्ध थी, पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ग्वालियर का नक्शा बना रहा था। और जब कोरोना काल समाप्त हुआ, आज वो ग्वालियर का नक्शा साकार हो रहा है। किसी ने कल्पना की थी कि स्वर्ण रेखा नाले पर एलिवेटेड रोड संभव हो सकता है। आज स्वर्ण रेखा नाले पर एलिवेटेड रोड IIITM से महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति तक और महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से हनुमान बांध तक 18.5 किलोमीटर का 1500 करोड़ रुपए का बन रहा है। एक जन ये विश्वास है आपको। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये संभव हो पाता? क्या संभव हो पाता? कांग्रेस की सरकार थी तब उसके नेता और मुखिया कहते थे तिजोरी खाली है, और तिजोरी इसलिए खाली थी आज उनकी तिजोरी खाली हो, लेकिन जनता की तिजोरी भरी हुई। स्वर्ण रेखा नाला का कार्य कर रहा है, हो रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी, शेरवर्धन साहब की पूरी कोशिश होगी, प्रदोम की पूरी कोशिश होगी, की पूरी कोशिश होगी, एक एक व्यक्ति की पूरी कोशिश होगी कि नवंबर के पहले, दशहरे के पहले उसका प्रथम भाग की शुरुआत हम आप लोगों को समझ। आज ग्वालियर में एक मॉडल शहर के रूप में हम लोगों का स्मार्ट सिटी की योजना के तहत बाड़े का सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप और हम बाड़े में जाते हैं, कैसा दिखता है रात को? अरे बोलो, कैसा दिखता है रात को? ये मेरा बाड़ा विश्व के सबसे खूबसूरत बाड़े के रूप में मैं परिवर्तित ग्वालियर के बाड़े में जो क्षमता है, विश्व के किसी शहर में वो क्षमता नहीं है। चाहे ग्वालियर की बाड़े की बात हो, चाहे नया रेलवे स्टेशन जो बनने जा रहा है, 500 करोड़ रुपए के आधार पर एक अति आधुनिक रेलवे स्टेशन ग्वालियर में हम लोग स्थापित करेंगे। और एक रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर 500 करोड़ रुपए का नया विमानतल मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। यहां पे कितने लोग भोपाल और इंदौर के विमानतल पे गए हो? हाथ उठाओ। कितने लोग गए भोपाल इंदौर के विमानतल पे? जो भोपाल और इंदौर का विमानतल है, उससे बड़ा मेरा ग्वालियर का विमानतल बनने जा रहा है। जिस विमानतल में जो मेरी आजी अम्मा के नाम पर था, एक कौवा नहीं बोलता था, आज दिल्ली के लिए डेली फ्लाइट है, आज बॉम्बे के लिए डेली फ्लाइट है, आज जम्मू और कोलकाता के लिए फ्लाइट है, आज बैंगलोर और हैदराबाद के लिए फ्लाइट है। मैं चाहता हूं कि मेरा ग्वालियर का वासी देश के कोने कोने तक जाए और देश का हर व्यासी मेरे ग्वालियर में आए। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे स्वर्ण रेखा नाला हो, चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, 400 करोड़ का, चाहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे हजीरा का अस्पताल
कार्य हम करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और पानी की योजना किसी ने कल्पना नहीं की। माधव महाराज के द्वारा शुरुआत की गई हुई पानी की योजना इतने दशक निकल गए, वृद्धि नहीं हुई। आज केवल शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जहां चंबल से पानी लाने की योजना स्वीकृत हो गई। पानी की किल्लत थी या नहीं ग्वालियर में? थी कि नहीं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1300 करोड़ रुपए की योजना, चंबल से ग्वालियर पानी लाने के लिए 375 करोड़, चंबल से ग्वालियर लाने के लिए रमौवा से मोहनी सागर डैम तक पानी लाने के लिए 500 करोड़ और वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 66 तक डिस्ट्रीब्यूशन की पाइपलाइन लगाने के लिए 550 करोड़, कुल मिलाकर 1350 करोड़ रुपए की योजना आप लोगों के लिए हम लोग भी कर सकते हैं। यातायात में सुविधा हो। आज दिल्ली से जो व्यक्ति वाहन से आता है, दिल्ली से आगरा तक तो 2.5 घंटे में पहुंच जाता है। उसके बाद मुरैना तक और ग्वालियर तक सबकीट रास्ता है। बदलना चाहिए कि नहीं? अरे जोश से बोलो, बदलना चाहिए कि नहीं? अरे अगर मुझ में ऊर्जा है तो मुझ में भी तो ऊर्जा प्रदान करना चाहिए, आपको बदलना चाहिए कि नहीं? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर केजरीवाल साहब, नरेंद्र सिंह जी, शिवराज सिंह जी और हम ग्वालियर आगरा एक्सप्रेस वे 3000 करोड़ रुपए से 6 लेन का एक्सप्रेस वे बना गया। हमारा वेस्टर्न बाईपास 550 750 करोड़ का बन रहा है। और मेरी ये सोच है कि ग्वालियर में कोई भी प्रवेश करे, चाहे शिवपुरी से प्रवेश करे, चाहे झांसी से प्रवेश करे, चाहे भिंड से प्रवेश करे, चाहे मुरैना से प्रवेश करे, एक सुंदर द्वार बनना चाहिए। और एक एक जगह में तानसेन के मकबरा का द्वार बन रहा है, मोती महल का द्वार बन रहा है, सास बहू मंदिर का द्वार बन रहा है। एक एक ग्वालियर की ऐतिहासिक धरोहर का द्वार, एंट्रेंस का द्वार बन रहा है, ताकि जो व्यक्ति ग्वालियर में आए उसे एहसास हो कि मैं ऐतिहासिक शहर और सांस्कृतिक शहर में आया। तो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्र पटल पर प्रधानमंत्री जी, प्रादेशिक स्तर पर शिवराज सिंह जी, स्थानीय स्तर पर नरेंद्र सिंह जी, मैं और केजरीवाल साहब आपके लिए समर्पित है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां दूसरे दल तुष्टीकरण की सोच रखते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी केवल संतुष्टीकरण की सोच रखती है। अगर उस विचारधारा के साथ सहमत हो, अगर प्रगति और विकास के रास्ते को का मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हो, तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ दोहराओ,